नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर करते समय का। इसका आज हम लोग चौथा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे टिलेज और टिल्थ क्या होता है, टिलेज कितने प्रकार का होता है, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग इंटेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ टिलेज ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टिलेज की इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो टिलेज डेप्थ को अफेक्ट करते हैं। मतलब हम कितनी बार जुताई करें और कितनी गहरी जुताई करें, ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इनके बारे में समझेंगे। इसके साथ साथ हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज जो है, इसके बारे में समझेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है टिलेज का, वो किस तरीके का है और इसमें किस तरीके की टिलेज करी जाती है। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि क्रॉप डेंसिटी क्या होता है और क्रॉप जियोमेट्री क्या होता है। इन सभी टॉपिक को इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इस समय आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आप चाहते हैं कि ये जो 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनकी आपको एक कंप्लीट स्टडी मिले, एक कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाए जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ, तो आप मात्र 500 रुपये में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें मैं 8 जो कोर्स है इसको पढ़ाऊंगा। लगभग 240 लेक्चर मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं, जो कि अगले साल जो नवंबर आएगा, यानी कि अगली बार जो अगले सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा अगली बार नवंबर में या दिसंबर में होता है, तब तक मैं ये आपका जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर दूंगा। आपको मात्र 500 रुपये में 240 के या 250 के समथिंग लेक्चर मिलेंगे, जो कि लगभग 50 मिनट के एवरेज के होंगे। 40 से लेकर 60 मिनट ऑन एन एवरेज 50 मिनट के लेक्चर होने वाले हैं। मात्र आपको 500 रुपये में मिलेगा। इसको लेने के लिए आपको क्या करना है कि इसके QR कोड को स्कैन करिए, स्कैन करके 500 रुपये पे करिए और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो हमें सेंड करिए। सेंड कैसे करना है? सेंड करने के लिए आप जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, तो यूट्यूब चैनल का जो होम पेज है वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके जस्ट ऊपर आपको एक लाइन दिख रही होगी। इस लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप पे आपको मिलेगा एक सबसे नीचे वाली लिंक, जिसको हम बोलते हैं सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगी ये लिंक, और आपका टेलीग्राम खुल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चलाते होंगे, अगर नहीं चला रहे हैं तो टेलीग्राम पहले चला लीजिएगा, बना लीजिएगा टेलीग्राम अकाउंट, उसके बाद तो फिर ओपन करिएगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। जो आपने पेमेंट कर रखा है उस पेमेंट का 500 रुपये का, उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, और जिस नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हैं वो मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा, जिससे आपको कोर्स मिल जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहाँ से आप जो मैं पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के जो 8 सब्जेक्ट, इनके आपको कोर्स अच्छे तरीके से वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं परचेज करना तो आप मात्र 500 रुपये में परचेज कर सकते हैं। 2 रुपये पर लेक्चर आपको देना पड़ेगा। बहुत ही नॉमिनल सी मैंने फीस रखी है। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग इंटेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ टिलेज। बात समझते हैं, हम कितनी बार टिलेज करें और कितनी गहराई में टिलेज करें, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि कौन सी सॉइल है, सॉइल किस तरीके की है, क्रॉप कौन सी है, कौन सी क्रॉप हम ग्रो करने वाले हैं, क्रॉप की कौन सी वेराइटी है, टाइप ऑफ फार्मिंग किस तरीके की हम फार्मिंग कर रहे हैं, मॉइस्चर किस तरीके का है सॉइल में जब हम टिलेज कर रहे हैं, क्लाइमेट कौन सा है, सीजन कौन सा है, एक्सटेंट ऑफ वीड इन्फेस्टेशन कैसा है, मतलब खरपतवार कितने ज़्यादा हैं, इरिगेशन का मेथड कौन सा है, स्पेशल नीड क्या है किसी क्रॉप की। कोई क्रॉप होती है उसकी कुछ स्पेशल नीड होती है। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कैसी है, मतलब कितना हमको पैसा लगाना पड़ रहा है एक बार टिलेज करने में। ये सब चीज़ें मैनेज करके फिर हम जानते हैं। इसके साथ साथ कितनी हमारे पास नॉलेज है फील्ड की और क्रॉप की, कि उसको कितनी टिलेज की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है, फार्मर के पास कितना एक्सपीरियंस है। ये सभी फैक्टर डिपेंड करते हैं कि हम खेत की तैयारी करते समय, बोले तो सीड बेड प्रिपरेशन के समय, कितनी बार टिलेज करें और कितनी गहराई में टिलेज करें, मतलब कितनी बार जुताई करें और कितनी गहराई में जुताई करें। जैसे मान लेते हैं क्रॉप के बारे में अगर बात करें, तो कुछ क्रॉप ऐसी होती हैं जिनके सीड बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे फिंगर मिलेट हो गया और टोबैको हो गया। इसके जो सीड होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो इनकी सीड की सोइंग के लिए आपको बहुत ही फाइन सीड बेड की ज़रूरत होती है, जिससे कि इनका जो इंटीमेट सॉइल सीड बेड है वो अच्छे से बन सके
और इनका जो कोर सीड है ये रिक्वायर कम होता है। एक अच्छा सीड बेड चाहिए बोले तो इसमें जुताई ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक फाइन सीड बेड तब बनेगा जिसमें ग्रेन्यूल्स की मात्रा कम हो। ग्रेन्यूल्स मतलब ढेले ना हो, क्लॉड ना हो। क्लॉड नहीं होगा तो यानी कि कई बार जुताई करेंगे तभी हमको बिना क्लॉड वाली मिट्टी मिलेगी, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी। तभी हम ये जो छोटे सीड होते हैं, चाहे फिंगर मिलेट हो, चाहे टोबैको हो, चाहे बाजरा हो, इनके तभी हम सोइंग आराम से कर सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे सीड होते हैं जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, इसके साथ साथ आपका सोरगम हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गई, या फिर ट्यूबर या रूट क्रॉप्स होती हैं। इन सबको लगाने के लिए हमको कोर्स मतलब कोर्स चाहिए, मतलब ऐसे कि थोड़ा दानेदार अगर मिट्टी रहेगी, थोड़े से छोटे छोटे ढेले रहेंगे तो भी हम आराम से उसमें ग्रो कर ले जाएंगे। ठीक, वहीं अगर थोड़े ढीले रहेंगे तो चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमको थोड़ी सी जो जुताई है वो कम ही करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में जुताई नहीं करनी पड़ेगी। वहीं कुछ ऐसी क्रॉप्स है जैसे रूट क्रॉप्स या ट्यूबर क्रॉप्स, जैसे मूली हो गया, गाजर, चुकंदर, सलजम, इसके साथ साथ आपका आलू, जमीकंद, शकरकंद, ये सब जितने होते हैं जो रूट क्रॉप और ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं, इनको अगर आपको ग्रो करना है तो एक डीप प्लोइंग की ज़रूरत पड़ती है, मतलब गहरी जुताई करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मिट्टी नीचे तक पल्वराइज रहेगी, मिट्टी नीचे तक गहरी जुताई करके भुरभुरी मिट्टी बन जाएगी, तो ही अंदर इनका जो रूट क्रॉप होता है उनका ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा। अगर सही से जुताई नहीं करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे ट्यूबर बनेंगे। इसके साथ साथ सॉइल टाइप पे डिपेंड करता है कि हम कितनी गहरी और कितनी बार जुताई करें। जैसे मान लो कि अगर हमारी सैंडी सॉइल है तो हमने 1 या 2 बार जुताई कर दी तो हमारी जो सीड बेड है बिल्कुल फाइन सीड बेड बनकर तैयार हो जाएगी। गहरी जुताई भी हम उसको कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी ब्लैक सॉइल है तो उसमें आपको कई बार जुताई करनी पड़ेगी, तब आपको एक डिजायरेबल सीड बेड मिलेगा और उसमें गहरी जुताई करने में आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ प्लाइंग। लाइट soil require early and rapid land preparation due to free drainage and low retentive capacity and against heavy soil। बात समझते हैं। लो रिटेंटिव कैपेसिटी का मतलब ये है जी जुताई करने में ट्रैक्टर को ज़्यादा पावर किसमें लगाना पड़ रहा है। तो अगर काली मिट्टी है या क्ले सॉइल है तो उसमें ट्रैक्टर को ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा, उसमें हमको कई बार जुताई करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर लाइट सॉइल है, सैंडी टाइप की सॉइल है, सैंडी लोम सॉइल है, तो उसमें आराम से हम जुताई करेंगे, 2 ही बार जुताई करेंगे और पाटा लगा देंगे तो हमारी बिल्कुल फाइन सीड बेड अच्छी से तैयार हो जाएगी। तो सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि हमको टिलेज कितनी बार और कितनी गहराई में करनी चाहिए। इसके साथ साथ क्लाइमेट भी डिपेंड करता है। जैसे इट इन्फ्लुएंस सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। सॉइल मॉइस्चर अगर ज़्यादा होगा तो भी अच्छे से जुताई नहीं हो पाएगी, जब कम होगा तब भी अच्छे से जुताई नहीं हो पाएगी। एक प्रॉपर मात्रा में अगर मॉइस्चर होगा तो ही हो पाएगा। जैसे ड्रॉट अगर है, ड्रॉट कंडीशन है तो रिक्वायर टिलेज द टाइप ऑफ कल्टिवेशन। लो रेनफॉल एंड पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ shallow soil do not permit deep planting at the start of the season. Heavy soil develops crack during summer. Self till need only harrowing। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास हैवी सॉइल है तो हैवी सॉइल क्योंकि जब सूखती है तो उसमें क्रैक पड़ जाता है। तो इस वजह से जो फील्ड की प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं तो उसमें हमको केवल हैरोइंग करनी होती है। एक बार हैरो कर देंगे तो उससे हमारा काम चल जाएगा। वहीं अगर कुछ ऐसी सॉइल है जहाँ पर कम पानी बरसात होती है या पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है तो उसके लिए हमको थोड़ा डीप में प्लॉइंग करनी पड़ेगी, थोड़ी गहरी जुताई करनी पड़ेगी जिससे मॉइस्चर थोड़ा सा निकल के बाहर आ पाए। तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारा क्लाइमेट कैसा है। और इसके साथ साथ एक फैक्टर और डिपेंड करता है, वो है टाइप ऑफ फार्मिंग। कौन से तरीके की हम फार्मिंग कर रहे हैं। इट इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी ऑफ लैंड प्रिपरेशन। इन ड्राई लैंड्स deep plowing necessary to eradicate perennial weeds and to conserve soil moisture। अगर ड्राई लैंड है बोले तो शुष्क क्षेत्र में खेती अगर हम कर रहे हैं जहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, बरसात कम होती है या इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है, तो वहाँ पर हमको अगर पेरेनियल वीड हैं बोले तो बहुवर्षीय जो खरपतवार हैं उनको अगर नष्ट करना है और सॉइल को हमें सॉइल में जो मॉइस्चर होता है उसको अगर हमको कंजर्व करना है तो हमको एक डीप प्लाविंग करने की ज़रूरत है, यानी कि एक गहरी जुताई करें। जब हम एक गहरी जुताई कर देते हैं तो जो पेरेनियल वीड्स हैं, बहुवर्षीय जो खरपतवार हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, वो जड़ से उखड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। इसके साथ साथ जो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है वो मिट्टी का मॉइस्चर थोड़ा ऊपर आ जाता है तो हम सोइंग आराम से कर सकते हैं। तो इस वजह से सीड बेड प्रिपरेशन में अगर ड्राई लैंड सॉइल है तो डीप प्लॉइंग की ज़रूरत पड़ती है।
रिपीटेड सैलो टिलिंग इज एडिक्वेट अंडर सच इंटेंसिव क्रॉपिंग। अगर सच इंटेंसिव क्रॉपिंग कर रहे हैं, मतलब इंटेंसिव क्रॉपिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक क्रॉप, एक के बाद एक क्रॉप, तो हमको बहुत गहरी जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न का। कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है हम कितनी बार जुताई कर रहे हैं और कितनी गहरी जुताई कर रहे हैं। जैसे it involves different crops which need different type of tillage. Crop growing rice needs repeated preparatory tillage for obtaining an ideal seedbed. अगर हमको राइस की खेती करनी पड़े, धान की खेती करनी है, तो हमको कई बार टिलेज करनी पड़ेगी, हमको पलेवा करना पड़ेगा जिसको पडलिंग बोलते हैं, जिससे हम एक अच्छी सीडबेड बना पाएँ। ठीक, तो राइस के लिए अलग हो गया। वहीं अगर हम चने की खेती कर रहे हैं तो चने में बहुत अच्छे सीडबेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छे सीडबेड का इन द सेंस ऑफ कि हमको बहुत फाइन सीडबेड बनाने की ज़रूरत नहीं, बहुत भुरभुरी मिट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर मिट्टी में क्लॉड रहेगा, खेत में बोले तो ढेला रहेगा, तब भी चल जाएगा, तब भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो हम कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं ये भी ज़्यादा डिपेंड करता है। क्रॉप फॉलोइंग ट्यूबर क्रॉप्स लाइक पोटैटो रिक्वायर मिनिमम टिलेज। मतलब अगर आपने आलू की खुदाई कर ली, आलू की खुदाई करके अगर आप कोई क्रॉप लगा रहे हैं, तो क्योंकि आलू की खुदाई करते समय हम एक बहुत गहरा, एक बार आलू खोदते समय बहुत गहरे उसकी खुदाई करते हैं, तो जो मिट्टी होती है वो पहले से ही भुरभुरी हो जाती है। तो आलू की खुदाई के बाद अगर हमको कोई दूसरी क्रॉप लगानी है तो हमको एक बार टिलेज चलवाना है, बहुत ज़्यादा टिलेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उतने में ही हमको एक रिक्वायर्ड सीडबेड आराम से मिल जाता है। तो अगर रूट क्रॉप है तो रूट क्रॉप को अगर हम उसको हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद अगर कोई क्रॉप लगा रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा गुड़ाई की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम आलू खोद लेते हैं, आलू की खुदाई कर लेते हैं मार्च में, तो इसके बाद जब हम मई जून में जो फसलें लगाना होता है, तो उस समय क्योंकि मिट्टी इतनी पल्वराइज हो गई रहती है, इतनी भुरभुरी खुदी हो गई रही होती है खुदाई करते समय, कि हमको बहुत ज़्यादा टिलेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ अगर जैसे हम पल्सेस क्रॉप कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सोरगम और मेज कर रहे हैं या शुगर केन कर रहे हैं इसके बाद। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न हमारा है, इस पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो गन्ने के बाद अगर गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो क्योंकि गन्ना एक साल की फसल होती है और कई बार तो 2 साल तक उसमें सही से जुताई नहीं होती है, तो गन्ने के बाद अगर गेहूं की हम बुआई कर रहे हैं तो गन्ने की फसल को जब काटेंगे उसके बाद हमको एक गहरी जुताई करनी पड़ती है। तो लगभग 3 से 4 जुताई करने के बाद जो गन्ने का खेत है वो गेहूँ के लिए तैयार हो पाता है। डेप्थ ऑफ प्लाविंग मतलब कितनी गहरी जुताई करनी है, इसके बारे में बात करें तो डिजायरेबल प्लाइंग डेप्थ इज 12 to 20 सेंटीमीटर, यानी कि 12 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक जो प्लाविंग होती है वो डिजायरेबल मानी जाती है। ज़्यादातर जो हमारी क्रॉप्स हैं, चाहे पल्सेस क्रॉप हो, चाहे लेगुमिनस क्रॉप्स हो, चाहे ऑल सीड क्रॉप्स हो, ग्रेन की क्रॉप हो, कोई भी अगर ज़्यादातर जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं एग्रोनॉमी में, उन सभी क्रॉप को ग्रो करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर जो गहरी जुताई होती है वो ऑप्टिमम मानी जाती है। कुछ फसलों को छोड़कर, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी ज़्यादा गहरी जुताई करनी पड़ती है, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर फसलों के लिए 12 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक की जो जुताई होती है वो ऑप्टिमम मानी जाती है। प्लाविंग डेप्थ वेरीज इन डिफरेंट रूट जोन डेप्थ ऑफ क्रॉप। कौन सी रूट है, उसमें किस तरीके की रूट है, रूट जोन किस तरीके का है, किस प्लांट का कितना रूट ग्रो होता है। कुछ प्लांट होते हैं जिनका रूट कम ग्रो होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट बहुत डीप तक जाती है। तो अगर रूट बहुत डीप तक जा रही है तो इसका मतलब हमको एक डीप प्लाविंग करने की ज़रूरत है। अगर रूट बहुत डीप तक नहीं जा रही है, ऊपर या छोटी छोटी जड़ रही है, तो उसमें हमें बहुत गहरी जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लाविंग डेप्थ 10 to 12 सेंटीमीटर टू सेलो रूटेड क्रॉप्स। अगर सेलो रूटेड क्रॉप है यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी तक उसकी रूट नहीं जा रही है, तो हमको 10 से 20 सेंटीमीटर तक ही जुताई करनी पड़ती है। और 15 से 30 सेंटीमीटर जब हम करते हैं, जब डीप रूटेड क्रॉप है, यानी कि कोई ऐसी क्रॉप की बुआई कर रहे हैं जो बहुत गहरे तक जिसकी जड़ जाती है, तो हमको एक गहरी जुताई करने की ज़रूरत पड़ेगी। डीप प्लाविंग इज डन टू कंट्रोल पेरेनियल वीड्स, जैसे साइनोडॉन डक्टिलाइन जो होता है, जिसको हम दूब घास कहते हैं। तो अगर हमारी खेत में दूब घास है तो दूब घास को डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है कि हम बहुत गहरी जुताई कर दें। लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरी अगर हम जुताई करेंगे, डीप प्लाविंग कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि साइनोडॉन डक्टिलाइन यानी कि दूब घास जो है, ये खरपतवार उखड़ जाएगा, जड़ से उखड़ जाएगा और ये सूख जाएगा।
ये ज़्यादातर गर्मियों में किया जाता है। जब हम समर प्लाविंग करते हैं तो डीप समर प्लाविंग जब कर देंगे, यानी गर्मियों के मौसम में अप्रैल और मई के महीने में अगर गहरी जुताई कर देंगे तो इससे जो दूब घास है वो सड़ जाती है और कायदे से सूख जाती है, तो हमारी अगली फसल के लिए हमारा जो सीड बेड है वो तैयार हो जाता है। सिंस डीप प्लाविंग इंक्रीज द कॉस्ट, मोस्ट फेरर रिसोर्ट टू शैलो प्लाविंग ओनली, क्योंकि डीप प्लाविंग करने के लिए हमको ज़्यादा कॉस्ट लगती है। कई बार ट्रैक्टर चलाने वाले बहुत गहरी जुताई नहीं करना चाहते क्योंकि ट्रैक्टर को ज़्यादा लोड पड़ेगा, और कई बार किसान भी नहीं चाहता क्योंकि बहुत पैसा लगता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए किसान अधिकतर क्या करता है, केवल शैलो प्लाविंग करता है। और शैलो प्लाविंग करने की वजह से मिट्टी में जो 12-15 सेंटीमीटर के नीचे की मिट्टी होती है वो एक हार्ड लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे प्लांट की जो फील्ड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ जो बरसात का पानी है वो ग्राउंड वाटर में नहीं जा पाता है, तो ये ढेर सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसीलिए 4-5 साल के दौरान हमको एक बार सब सॉइलिंग करनी पड़ती है, जो कि अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सब सॉइलिंग क्या होता है। तो ये डेप्थ ऑफ प्लाविंग कितनी करनी चाहिए इसके बारे में बात करें। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्लाविंग, कितनी बार जुताई करनी। इट डिपेंड्स ऑन सॉइल की कंडीशन, सॉइल की कंडीशन कैसी है, टाइम हमारे पास कितना है। जैसे मान लो एक फसल हमने काटी और दूसरी फसल हमको बुआई करनी है, तो इनके बीच में कितना हमको टाइम मिल रहा है। अगर हमको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अगर हमको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जुताई नहीं कर सकते। इस वजह से एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप के बीच में ड्यूरेशन हमको कितना मिल पा रहा है, इससे भी डिपेंड करता है कि कितनी बार प्लाविंग करते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम कैसा है। जैसे स्मॉल और फाइन सीड बेड क्रॉप रिक्वायर फाइन टिल्थ, अगर छोटी सीड है तो उसको फाइन टिल्थ चाहिए, बोले भुरभुरी मिट्टी चाहिए। और व्हिच में रिक्वायर मोर प्लाविंग, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा प्लाविंग करनी पड़ेगी, तभी हमको भुरभुरी मिट्टी मिलेगी। जीरो टिलेज इज प्रैक्टिस्ड इन राइस फैलोपल्सिस क्रॉप, यानी कि राइस की क्रॉप अगर हमको लेनी है, जीरो टिलेज इज प्रैक्टिस्ड इन राइस फैलोपल्सिस क्रॉप और रिले क्रॉपिंग सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको धान की खेत में दलहनी फसल तुरंत लेनी है तो हम धान की कटाई करेंगे, और धान की कटाई करके तुरंत ही, धान की कटाई ऐसे समझो, धान की कटाई करने से पहले ही हम उसमें जो दाल है, दाल की फसलें जो पल्सेस क्रॉप है उनकी बुआई कर देंगे। उसके बाद तब हम कटाई करेंगे। जैसे रिले रेस होता है, रिले रेस 400 मीटर का होता है, उसमें 4 प्लेयर दौड़ते हैं। पहले 100 मीटर तक एक प्लेयर दौड़ेगा, वो उसके हाथ में एक तरीके का मसाल टाइप का होता है, एक हाथ में एक डंडा जैसा चीज़ होता है, उसको लेके दौड़ता है। तो जब तक एक 100 मीटर पूरा करेगा और वो दूसरे को नहीं दे देता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जब पहला वाला भी दौड़ रहा है और दूसरा वाला भी दौड़ रहा है, बीच में जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता, डंडा इसके हाथ से उसके हाथ में नहीं चला जाता, तब तक दोनों दौड़ रहे होते। इसी तरीके से रिले क्रॉप होता है। इसमें जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टाइम से लेके इस दिन तक, मान लो 1 जनवरी से लेके 1 जून तक ये फसल चलने वाली है, तो 1 जून से 10 दिन पहले ही यहाँ पर हमने दूसरी फसल की बुआई कर दी और ये यहाँ तक चली। इस फसल की कटाई से पहले ही हमने बुआई कर दी, तो एक फसल की कटाई से पहले ही बुआई कर देते हैं, और जब वो जर्मिनेट होता है उसके बाद तब कटाई करते हैं, तो ये होता है रिले क्रॉपिंग। अगर हमको रिले क्रॉपिंग करनी है तो क्या हम कई बार जुताई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रिले क्रॉपिंग में एक ही बार ट्रैक्टर खेत में जाएगा और काट देगा और बुआई कर देगा, तो मिनिमम टिलेज होती है। ये होता है नंबर ऑफ क्रॉपिंग में कि कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम हम अपना रहे हैं। 3 नंबर ऑफ फडलिंग इज सफिशिएंट फॉर राइस कल्टीवेशन। अगर हम राइस की कल्टीवेशन कर रहे हैं, राइस की प्लांटिंग करनी है, तो 3 बार हमको पडलिंग करनी होती है, और 3 बार पडलिंग कर देने के बाद हमारी मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से पडल्ड हो जाती है, जिसमें हम आराम से धान की रोपाई कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ प्लाउ आर टेकन अप टू ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल टू ब्रिंग फेवरेबल टिल्थ डिपेंड ऑन नीड ऑफ द क्रॉप एंड फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फार्मर। इन फैक्ट इट बॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज सिस्टम, क्योंकि बार बार जुताई करने में पैसा ज़्यादा लगता है। इसी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको बोलते हैं मिनिमम टिलेज या फिर जीरो टिलेज। इसमें कम से कम टिलेज में हम अच्छे से अच्छी फसल कैसे उगा पाएँ, इसके बारे में अध्ययन करा जाता है, और ये जाना जाता है कि हम कितना जुताई करें कि हमारे लिए इकोनॉमिक हो, मतलब हमारी फसल में लॉस भी ना हो और कम से कम जुताई करके हम खेत में अच्छी फसल ले पाएँ। यही कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम टिलेज या फिर जीरो टिलेज का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइम ऑफ प्लाविंग।
प्लाविंग का टाइम कैसा है, जैसे द टाइम ऑफ प्लाविंग डिसाइड बेस्ड ऑन द मॉइस्चर स्टेटस एंड टाइप ऑफ सॉइल। खेत में मॉइस्चर कितना है, नमी कितनी है, और सॉइल का टाइप कौन सा है। जैसे ऑप्टिमम मॉइस्चर अगर 60% वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का है तो उसको ऑप्टिमम माना जाता है। मान लो कि कोई एक खेत है, खेत में जो जल ग्रहण करने या जल धारण करने की जो क्षमता है वो 100 लीटर है, तो अगर उसमें 60 लीटर पानी उपस्थित रहेगा तो वो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है कि अब इसमें हम जुताई कर ले जाएं। प्लाविंग एट राइट मॉइस्चर कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो जो टायर है वो धंस जाएगा, फिर वहाँ पर एक नाली बन जाएगी। अगर मॉइस्चर कम है तो ढेरे बड़े बड़े ढेले निकल जाएंगे जिनको क्लॉट्स बोलते हैं। तो एक प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए जिससे हम अच्छी टिल्थ बना पाएँ, अच्छी सीड बेड प्रिपेयर कर पाएँ। जैसे समर प्लाविंग जो करते हैं मार्च अप्रैल और मई के महीने में बी प्रैक्टिस्ड यूटिलाइजिंग समर सो टू कंट्रोल वीड एंड कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए और वीड को कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई खरपतवार उग गया है तो उनको अगर हम समर प्लाविंग कर देते हैं, डीप समर प्लाविंग कर देंगे, तो एक तो मॉइस्चर हम सुरक्षित कर ले जाएंगे और दूसरा जो उसमें खरपतवार हैं उनसे भी हम अपनी फसल को बचा पाएंगे, क्योंकि खरपतवार जब गर्मियों में जड़ से उखड़ जाएगा तो सूख जाएगा। फिर इसके बाद लाइट सॉइल जो होती है कैन वर्कड अंडर वाइड रेंज ऑफ मॉइस्चर। लोमी सॉइल कैन बी इजिली ब्रॉट टू गुड टिल्थ। जो लोमी सॉइल होती है वो अच्छे टिल्थ पर कम ही बार जुताई करने पर आ जाती है। पल्वराइजेशन ऑफ द क्ले सॉइल इज डिफिकल्ट। अगर क्ले सॉइल जो है जिसको हैवी सॉइल बोलते हैं या काली मिट्टी है, इसको अगर हमको एक फाइन सीड बेड में बनाना होगा, यानी कि बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी बनानी होगी, तो हमको कई बार जुताई करनी पड़ रही होगी। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे तो आप ये सभी चीज़ें केवल जान नहीं पा रहे होंगे, ये सभी चीज़ें फील भी कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ प्लाविंग। कौन कौन से प्लाविंग मेथड यूज किए जाते हैं। जैसे प्लाविंग एम एट स्ट्रिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द टॉप लेयर ऑफ डिस्टर्बिंग string or disturbing the top layer of soil uniformly without leaving any unplowed strip of land। प्लाविंग के मेथड में प्लाविंग का मेन एम ये होता है कि मिट्टी के जो ऊपरी परत होती है उसको डिस्टर्ब किया जाए, उसको तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, उसके सॉइल स्ट्रक्चर को चेंज किया जाए, जिससे हमको एक अच्छा टिल्थ मिल पाए और एक अच्छा सीड बेड बन पाए जिसमें अच्छे से क्रॉप की जर्मिनेशन ग्रोइंग हो पाए। When the furrow are not straight and when the adjustment furrow are not uniformly spread, narrow strip of the land are left unplowed। कहने का मतलब ये है कि जब हम खेत की जुताई कर रहे होते हैं तो खेत की जुताई करने में जो टाइन्स होती है जिनको हम फार बोलते हैं, अगर टाइन्स की अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, कहीं पर ज़्यादा नज़दीक हो गया है, कहीं पर ज़्यादा दूर हो गया है, तो इस तरीके से अगर अलाइनमेंट नहीं सही है, और इसके बाद जो हम आंतर फनाना कहते हैं, मतलब आंतर फनाने का मतलब समझते हो, जब हम जुताई कर रहे होते हैं तो जैसे ट्रैक्टर ऐसे ऐसे चलता है तो हर बार थोड़ा सा आगे जाता है, ये वाला चीज़ इसको बोलते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो कई बार ऐसा होगा कि खेत में कुछ ऐसी जगह बन जाएगी, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लो ट्रैक्टर में 4 टाइन लगी हुई हैं। अब ये चारों टाइन इस तरीके से चल रही हैं, ऐसे 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 और ऐसे। अगर इनकी अलाइनमेंट सही नहीं है तो इनके बीच में ये ढेर सारी ऐसी जगह बच जाएगी जहाँ पर जुताई नहीं हुई है, यानी कि जहाँ पर टिलेज नहीं हुआ है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार ऐसे जुताई कर देंगे और एक बार ऐसे जुताई कर देंगे, तो इससे जो अनप्लाउड जो पार्ट है सॉइल का, यानी कि जहाँ पर जुताई नहीं हुई है, वो घट जाता है। और 2 बार अगर इधर से कर दो, 2 बार इधर से कर दो, तो हमारी मिट्टी अच्छे से जुत जाती है, मतलब टिलेज अच्छे तरीके से हो पाता है। तो ये मेथड ऑफ प्लाविंग भी डिपेंड करता है कि कौन से मेथड से करते हैं। इसीलिए जब हम प्रिपरेटरी टिलेज करते हैं, जिसको हम प्रिपरेटरी टिलेज में जो प्राइमरी टिलेज होती है उसमें जो हार्ड लेयर को पहले तोड़ा जाता है, उसमें हम प्रेफर करते हैं मोल्ड बोर्ड प्लाउ, क्योंकि जो मोल्ड बोर्ड प्लाउ से अच्छे तरीके से जुताई कर रहे हैं, अगर कोई एक एफिशिएंट ड्राइवर है, एफिशिएंट फार्मर है, अगर वो ट्रैक्टर चला रहा है, तो मोल्ड बोर्ड प्लाउ से जुताई करने पर कोई भी मिट्टी का ऐसा टुकड़ा नहीं बचता है जिसकी जुताई ना हुई रही हो, तो आराम से वो जुताई हो जाती है। फिर बाद में हम कल्टीवेटर, रोटावेटर से जुताई आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज क्यों आया, धीरे धीरे क्या हुआ
कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम मैकेनिकल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते गए, मतलब हमने थोड़ा सा उसमें एग्रीकल्चर में ज़्यादातर यंत्रों का उपयोग करना शुरू किया, तो डीजल का डिमांड बढ़ गया, डीजल या पेट्रोलियम का डिमांड बढ़ गई। अब जब डीजल की डिमांड बढ़ गई तो डीजल महंगा होता चला गया। तो अब किसानों के लिए ये ज़्यादा किफ़ायती नहीं है कि वो कई बार जुताई करें, क्योंकि कई बार जुताई करने में पैसा ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा और अल्टीमेटली हमारा लॉस होगा अगर ज़्यादा कर रहे हैं जुताई। तो ये कॉन्सेप्ट निकाला गया कि कैसे हम कम से कम जुताई में ज़्यादा से ज़्यादा खेत में प्रोडक्शन ले पाएँ। वहीं से इसका जन्म होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज का। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज में अगर हम बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज, मिनिमम मतलब न्यूनतम, टिलेज बोले तो जुताई। मिनिमम टिलेज इज एम एट रिड्यूसिंग टिलेज एट द मिनिमम नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग ए गुड सीड बेड। एक अच्छा सीड बेड बनाने के लिए कम से कम कितनी जुताई करें जिससे एक अच्छा सीड बेड बन जाए, यही कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम टिलेज का। रैपिड जर्मिनेशन हो पाए, ए सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड एंड फेवरेबल ग्रोइंग कंडीशन हमको मिल पाए कम से कम जुताई में, यही होता है मिनिमम टिलेज का एक कॉन्सेप्ट। टिलेज कैन बी रिड्यूस इन टू वे बाई ओमिटिंग ऑपरेशन which do not give much benefit when compared to the cost and by combining agriculture operation like seeding and fertilizer application। मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट एक तरीके से ऐसे भी आता है कि हम कई बार जुताई ना करके एक ही बार में कुछ ऐसा कर दें, जैसे सीड कम फर्टिलाइजर आता है, उसमें क्या होता है कि आगे एक रोटावेटर होता है वो चलता रहता है, तो आगे वो जुताई कर देगा और पीछे एक सीड ड्रिल होगा, वो पीछे सीड की सोइंग कर देगा, तो एक ही बार में दो काम हो जाएगा। तो हमारा एक प्रॉपर सीड बेड भी बन जाएगा और सीड की सोइंग भी हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम टिलेज का, जिसको हम न्यूनतम जुताई कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से निकल कर आया था। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें कौन कौन से एडवांटेज हैं, जैसे इम्प्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेजिड्यू इन सीटू। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि हमने धान की क्रॉप लगाई थी, धान की क्रॉप काट ली, तो धान के जो पुआल है जो उसका पड़ा हुआ है वो खेत में पड़ा रहेगा। अब हमने उसमें गेहूं की फसल लगानी है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम टिलेज करेंगे। ट्रैक्टर में रोटावेटर और एक तरीका का ऐसा इक्विपमेंट होता है, उसमें रोटावेटर भी होता है आगे और पीछे सीड ड्रिल लगा होता है, तो आगे रोटावेटर चलेगा और पीछे सीड ड्रिल चलेगा। एक ही बार जुताई में गेहूँ लग जाएगी। फिर बाद में जब हम गेहूँ में सिंचाई करेंगे तो जो धान के पुआल बचे हुए हैं उनको मिट्टी मिलेगी, और धान में जब हम यूरिया डालेंगे तो वो जो धान के पुआल बचे हैं, जब हम गेहूं में यूरिया डालेंगे तो धान के पुआल भी पानी और यूरिया पाके सड़ जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, तो गेहूं की फसल के लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। तो इम्प्रूव हो जाते हैं इससे सॉइल की कंडीशन, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो पुआल में ऑर्गेनिक मैटर था, वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाएगा। एक तो फायदा ये होता है मिनिमम टिलेज करने का। हायर इन्फिल्ट्रेशन काजेज बाई वेजिटेशन प्रेजेंट ऑन द सॉइल एंड चैनल फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड रूट। कहने का मतलब ये है कि जो डेड रूट होती है, मतलब पुरानी फसल के जो रूट्स होती हैं, जब उनको हम काट लेते हैं, पुरानी फसल जब बाद में डिकम्पोज होती है, उनकी जो रूट है वो डिकम्पोज होती है, तो इससे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है। ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ये आपकी मिट्टी की सतह है, यहाँ पर नीचे धान का पौधा लगा हुआ है, तो धान का पौधे के नीचे ये ढेर सारी जड़ें हैं। अब यहाँ से हमने धान को काट के ऊपर निकाल लिया। अब ये जो इतना पार्ट है, जब हम जुताई कर देंगे तो अच्छे से जब जुताई करेंगे तो ये जो रूट है ये निकल जाएगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हम मिनिमम टिलेज करेंगे तो ये रूट अंदर ही रह जाएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ से काट लिया है और इसमें दूसरी फसल गेहूँ लगा दी है, तो ये जो जड़ होगी ये नीचे अंदर ही डिकम्पोज हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो जब ये नीचे सड़ जाएगी तो ये सड़ने के बाद यहाँ की जो मिट्टी होगी वो बहुत ही भुरभुरी हो जाएगी, जिससे इनफिल्ट्रेशन अच्छे से होगा। बरसात का पानी नीचे अंडरग्राउंड वाटर में आसानी से जा पाएगा। इसके बाद लेस रेजिस्टेंस टू रूट ग्रोथ ड्यू टू इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर। इम्प्रूव स्ट्रक्चर हो जाएगा तो रूट की ग्रोथ के लिए हमको रेजिस्टेंट कम मिलेगा, बोले तो हमारी रूट अच्छे से ग्रो हो पाएगी। लेस सॉइल कम्पैक्टनेस बाय रिड्यूसिंग मूवमेंट ऑफ हैवी टिलेज व्हीकल। जब हम खेत में कई बार जुताई करते हैं तो हमारे खेत में कई बार ट्रैक्टर चलता है, और जब कई बार ट्रैक्टर चलता है तो मिट्टी के जो नीचे एक जो मैंने बताया 20 सेंटीमीटर के जो नीचे की मिट्टी होती है बहुत हार्ड हो जाती है,
वो नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार ट्रैक्टर नहीं चल रहा। एक ही बार ट्रैक्टर गया, उसने जुताई और बुआई दोनों ही कर दी, तो बार बार ट्रैक्टर नहीं चलेगा, तो जो नीचे 20 सेंटीमीटर की जो नीचे की मिट्टी है वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी। तो एक फ़ायदा तो ये भी हो गया। लेस सॉइल इरोजन कंपेयर टू कन्वेंशनल टिलेज। बताना, कन्वेंशनल जो टिलेज होता है, यानी कि जिसमें 5-6 बार 4 बार हम जुताई करते हैं, उसके मुकाबले इसको अच्छा मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जब कई बार जुताई करते हैं तो इससे सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर बहुत फाइन सॉइल टिल्थ हो जाएगी, बहुत फाइन सीड बेड बन जाएगा, तो इससे चाहे हवा चले तो मिट्टी उड़ेगी, बरसात होगा तो मिट्टी बहेगी। ये सब चीज़ें नहीं हो तो वो मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट लाया गया। लेकिन मिनिमम टिलेज हरदम आवश्यक नहीं होता। जैसे मान लो हमने 2 फसल लगाई, 2 फसल के बीच में एक बार हम मिनिमम टिलेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हर बार हम मिनिमम टिलेज करेंगे तो ये हमारे लिए इकोनॉमिक नहीं होगा, क्योंकि हमारी मिट्टी फिर धीरे धीरे टाइट होती जाएगी। तो यानी कि अगर हम 2 बार मिनिमम टिलेज कर रहे हैं तो एक बार हमको गहरी जुताई भी करनी पड़ती है, मैनेज करके चलना पड़ता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो सीड जर्मिनेशन इज लोअर विद द मिनिमम टिलेज। सीड जर्मिनेशन जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। अगर मान लो कि 80% सीड जर्मिनेशन होना है, तो अगर मिनिमम टिलेज करेंगे तो 75% ही सीड जर्मिनेशन हो पाएगा। सीड जर्मिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मोर नाइट्रोजन हैज़ टू बी एडेड एज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज स्लो। दिस पॉइंट होल्ड्स गुड ओनली इन टेम्परेट रीजन्स कंट्री इन दिस इन ट्रॉपिक्स मिनिमम टिलेज रिकमेंडेड टू कंजर्व ऑर्गेनिक मैटर्स इन द सॉइल। कहने का मतलब ये है कि जब हम मिनिमम टिलेज करते हैं तो मिनिमम टिलेज करते समय क्या होता है कि जो पुरानी फसल का जो रेजिडू बचा है, जो पराली बची हुई है, वो डिकम्पोज हो पाए अच्छे तरीके से, इसके लिए हमको थोड़ा सा नाइट्रोजन ज़्यादा डालना पड़ता है। जैसे मान लो गेहूँ है, धान काट के हमने गेहूँ लगाया है। अब गेहूँ की मान लो एक तरीके से कि गेहूँ की जो यूरिया की रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, वो 100 किलोग्राम है, ठीक। लेकिन अगर हम मिनिमम टिलेज कर रहे हैं तो हमको क्योंकि धान की पराली जो है उसको भी डिकम्पोज कराना है, तो हम 100 किलो न डालकर 110 या 115 किलो यूरिया का उपयोग करेंगे। तो 10-15 किलो यूरिया हमको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, कि जिससे जो धान के पुआल हैं वो टाइम से डिकम्पोज हो जाए। और अगर टाइम से डिकम्पोज नहीं होंगे तो ढेर सारे फंगस और इंसेक्ट का घर बन जाएंगे और हमारी गेहूं की फसल को नुकसान करेगा ये चीज़ें। नोडुलेशन इज अफेक्टेड इन सम लेगुमिनस क्रॉप लाइक पी एंड बीन्स। जो ब्रॉड बीन्स होती हैं या लेग्यूमिनस जो दाल वाली जो फसलें होती हैं, इनमें जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, यानी कि जड़ों में जो गांठ बनती है, जो एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसकी भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अच्छे से नोड्यूलेशन हो नहीं पाता है। सोइंग ऑपरेशन आर डिफिकल्ट विथ ऑर्डिनरी इक्विपमेंट। ऑर्डिनरी इक्विपमेंट जो हमारे पास होते हैं, कल्टीवेटर, हैरो, या छोटे मोटे जो इक्विपमेंट होते हैं जो अमूमन हर किसान के घर पे पाया जाता है, जिसके पास ट्रैक्टर होता है, उन इक्विपमेंट से हम ये मिनिमम टिलेज नहीं कर सकते। मिनिमम टिलेज करने के लिए हमारे पास एक पावरफुल ट्रैक्टर होना चाहिए और उसमें एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट का इक्विपमेंट लगा हो, कि उसमें आगे जैसे रोटावेटर लगा हो, पीछे सीड ड्रिल लगा हो, मतलब भारी भरकम ट्रैक्टर और भारी भरकम उसमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है मिनिमम टिलेज करने के लिए। कॉन्टीन्यूअस यूज ऑफ हर्बिसाइड काजेस पॉल्यूशन प्रॉब्लम एंड डोमिनेंस ऑफ पेरेनियल प्रॉब्लमेटिक वीड। जब हम बार बार मिनिमम टिलेज करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, तो एक तो नीचे की सॉइल जो होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ हम इसमें हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं, क्योंकि खरपतवार बहुत हो जाएंगे। अगर हम जुताई कम करेंगे तो खरपतवार खेत में बढ़ते जाएंगे, तो खरपतवार को रोकने के लिए हमने हर्बिसाइड डाल दिया। लेकिन कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो कि पेरेनियल होते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक सीड्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा उग जाते हैं, तो हमको एक बार डीप प्लाविंग करनी ही पड़ती है, नहीं तो हर्बिसाइड बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। तो मिनिमम टिलेज क्या है? जैसे मान लो एक साल में हम 3 फसल लगा रहे हैं, तो 3 फसल लगाते समय बीच में 1 या 2 बार हम मिनिमम टिलेज कर सकते हैं, लेकिन एक बार हमको अच्छे से फाइन टिलेज बनानी पड़ेगी, एक बार गहरी जुताई करनी ही पड़ेगी, तभी मिनिमम टिलेज सक्सेस है। अब बात करते हैं मिनिमम टिलेज कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग मेथड। अब मिनिमम टिलेज हम करते किस तरीके से हैं, कम से कम जुताई जो करने का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से पूरा किया जाता है। जैसे रो जोन टिलेज बोले तो एक क्रॉप हमने यहाँ लगा रखी, एक क्रॉप यहाँ लगा रखी, एक क्रॉप यहाँ लगा रखी। ये खेत में हमने 3 रो यानी कि 3 लाइन में क्रॉप लगा रखी है।
हम क्या करेंगे कि बीच में इतना ही जुताई करेंगे, बीच में इतनी जुताई करेंगे और इसमें अगर कोई दूसरी फसल लगानी है तो लगा देंगे। इसको बोलते हैं रो जोन टिलेज। अभी रो जोन टिलेज का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, स्ट्रिप टिलेज जिसको हम बोलते हैं। स्ट्रिप टिलेज और रो जोन टिलेज लगभग एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा नाम इनका अलग है और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, बाकी करते लगभग सेम ही तरीके। उसमें क्या करते हैं कि स्ट्रिप में एक पतली सी पट्टी छोड़ देते हैं, एक पतली सी पट्टी की जुताई कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जहाँ पर हमने प्लांटिंग कर रखी है उसको छोड़ देंगे और इसके बीच में जो रो जोन है यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें टिलेज कर देते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका रो जोन टिलेज का। इसके बाद प्लाउ प्लांट टिलेज। आफ्टर द प्राइमरी टिलेज ये स्पेशल प्लांटर इज यूज फॉर सोइंग इन वन रन ओवर द फील्ड, द रूट जोन इज पल्वराइज एंड सीड आर सोन बाय द प्लांटर। इसमें क्या होता है कि एक बार हम प्राइमरी टिलेज कर दें, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि प्रिपरेटरी टिलेज में 3 बार हम टिलेज करते हैं, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज एंड सीड बेड प्रिपरेशन। तो इसमें क्या होता है कि एक बार जब हम प्लाउ प्लांट टिलेज जब हम करते हैं तो एक बार केवल हम प्राइमरी टिलेज कर देंगे, उसके बाद जो सेकेंडरी टिलेज और सीड बेड प्रिपरेशन है, इन दोनों को करने के लिए हम एक ऐसे इक्विपमेंट का उपयोग करेंगे जो सॉइल को पल्वराइज कर देगा, बोले तो सॉइल को भुरभुरा कर देगा, मतलब एक बार हैरो चलाएंगे, रोटावेटर चलाएंगे और उसी के पीछे हम क्या लगा देंगे, सीड ड्रिल लगा देंगे जो कि सीड की बुआई कर देगा। तो एक ही बार ट्रैक्टर जाएगा और दोनों काम हमारा करके चला आएगा। व्हील ट्रैक प्लांटिंग। इसमें व्हील ट्रैक प्लांटिंग में क्या होता है कि जो ट्रैक्टर का जो पहिया होता है वही पल्वराइजेशन का काम करता है। ट्रैक्टर के पहिए में इस तरीके का, ट्रैक्टर का जो पहिया होता है उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए। जैसे मान लो एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का पहिया यहाँ चल रहा है और यहाँ चल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, ट्रैक्टर के पहिए को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा कि ट्रैक्टर का पहिया जहाँ चलेगा वहाँ की सॉइल को पल्वराइज कर देगा, यानी कि वहाँ की सॉइल की जुताई कर देगा और उसके पीछे पीछे फिर हम क्या करेंगे, प्लांटिंग या फिर सोइंग जो करनी है वो हम कर देंगे। यहाँ की मिट्टी, इसके अगल बगल की मिट्टी को हम छुएंगे भी नहीं। ये होता है व्हील ट्रैक प्लांटिंग। फिर आगे आता है कॉन्सेप्ट जीरो टिलेज या फिर नो टिलेज, जिसको हम केमिकल टिलेज भी बोलते हैं। जीरो टिलेज इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज का ये एक बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि फसल को हमने काट लिया और उसके बाद सोइंग कर दी, कोई जुताई उताई नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि हमने धान की कटाई कर ली, अब धान की कटाई करके हमने बरसीम की बुआई कर दी, उसमें लेके गए सीड ड्रिल और बरसीम की बुआई कर दी। या मान लो धान की कटाई हमने कर ली, उसके बाद लेके गेहूं चले गए और सीड ड्रिल से बुआई कर दी। आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि अभी धान का ऐसे पराली पड़ी हुई है। धान का जो कटा हुआ पार्ट होता है, जैसे मान लो धान ऐसे लगा है तो यहाँ से हमने काट लिया, तो ये जितना जो पड़ा हुआ है वैसे लगेगा आपको पड़ा हुआ है, उसमें गेहूं की बुआई हो जाती है। ये होती है मिनिमम टिलेज, मतलब एक तरीके से आलसी खेती भी कह सकते हो कि इसमें जुताई नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल ही जुताई को इसमें अवॉइड कर दिया जाता है। लेकिन एक ही सीजन में कर सकते हो। बाद में जब हम गेहूं काटेंगे तब ये चाहो कि धान लगा दो, तब ऐसा करोगे तो नहीं हो सकता। साल भर में एक बार ऐसा कर सकते हो, ठीक। तो ये जीरो टिलेज होता है। इट इज नोन एज नो टिलेज एंड is restored to place where soil are subjected to wind and water erosion. Timely of tillage operation is too difficult and requirement of energy and labor for tillage are also too high. Weed are controlled using herbicide and it is referred as the chemical tillage. अब इसमें क्योंकि हम जुताई नहीं करेंगे तो जो पुराने खरपतवार हैं उनको मैनेज करने के लिए हम हर्बिसाइड का उपयोग करेंगे। ये चीज़ें हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर जुताई बहुत महंगी है, लेबर बहुत महंगे हैं, हमारा बजट कम है। और कई बार ऐसा होता है कि धान की कटाई करते करते इतना टाइम हो जाता है कि सरसों की बुआई या फिर गेहूं की बुआई का टाइम आ जाता है। तो अगर हमारे पास एक फसल को काट के दूसरी फसल को बोने के बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा है, अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर गेहूँ की बुआई पीछे हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम जीरो टिलेज करेंगे। टिलेज करेंगे ही नहीं, क्या कर देंगे, डायरेक्ट ला के सोइंग कर देंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जीरो टिलेज या फिर नो टिलेज, और इसको केमिकल टिलेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हर्बिसाइड को कंट्रोल करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है, तो इसलिए इसको केमिकल टिलेज भी बोलते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है टिल प्लांटिंग। टिल प्लांटिंग आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि एक क्रॉप यहाँ लगी हुई है और इसी क्रॉप के लगी हुई है और इसी के बीच बीच में सीड ड्रिल लेके आए और एक दूसरी फसल लगा दी, तो इसको बोलते हैं टिल प्लांटिंग, ठीक। is the method of
practicing zero tillage, a wide sweep and traced bar, clear a strip over a previous crop row and planter open a narrow strip into which seed are planted and covered. In zero tillage, herbicides function are extended before sowing. The vegetation present has to be destroyed, for which broad spectrum non-selective herbicide which relatively short residual effect जैसे पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट are used, and subsequently selective and persistent herbicide एट्राजिन या एलोक्लोर। कहने का मतलब ये है कि पुरानी फसल की कटाई कर लेंगे, उसके बाद जो सीड जो उसमें खरपतवार हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट ऐसी दवाओं का उपयोग करेंगे जिनका रेजिडुअल इफेक्ट कम हो, यानी कि वो जल्दी ही उनका रेजिडुअल इफेक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि अगली बार हमको दूसरी फसल लगानी है। अगर रेजिडुअल इफेक्ट खत्म नहीं होगा तो जो हम फसल लगाएंगे, जो जिस फसल की सोइंग करेंगे वो फसल भी हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो नॉन सेलेक्टिव में पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट नाम के हर्बिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, और सेलेक्टिव अगर हमको वीड को डिस्ट्रॉय करना है तो उसमें एट्राजिन या एलोक्लोर का उपयोग कर सकते हैं। तो सीड तो जो आपके खरपतवार हैं उनको तो हमने कंट्रोल कर लिया हर्बिसाइड डाल के। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि यह इस रो में और इस रो में यहाँ पर ऐसे इन सभी रो में क्या लगा था, धान लगा था। अब इसी बीच में यहाँ पर क्या होगा कि एक स्ट्रिप पतली सी ऐसे एक टाइन लगी होगी, वो टाइन ऐसे कान खींचते हुए जाएगा और उसी में सीड की प्लेसिंग हो जाएगी और पीछे से फिर उसी को ढक दिया जाएगा सीड को। ये तरीका होता है टिल प्लांटिंग। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच बीच में यहाँ पर जुताई बुआई हो रही है और एक फसल पहले से लगी हुई है। इसके बाद आता है सॉड कल्चर या सॉड प्लांटिंग या फिर सॉड कल्चर। सॉड रिफर्स टू टॉप फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल permitted by or hold together with grass root or grass legume root. Planting of seed in sod without any tillage operation is known as sod culture or sod seed. Using legume or small grains are mechanically placed directly into a sod. बात समझना, सॉड कल्चर में क्या होता है कि इसमें खेत की जुताई बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। इसमें क्या करते हैं कि सीड को ऊपर ऊपर ही डाल देते हैं, फिर बाद में इनकी ऐसे तरीके से निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं सॉड कल्चर या फिर सॉड प्लांटिंग। इसका एडवांटेज क्या होता है, जीरो टिल्ड सॉइल आर होमोजीनियस इन स्ट्रक्चर। होमोजीनियस स्ट्रक्चर का होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं ऊबड़ हो कहीं खाबड़ हो, बहुत बिल्कुल बराबर होगा। एंड मोर नंबर ऑफ अर्थवर्म, इसमें अर्थवर्म बोले तो केचुए ज़्यादा होते हैं। दीज फिजिकल प्रॉपर्टी आर अपरेंट आफ्टर 2 ईयर ऑफ जीरो टिलेज। 2 ईयर ऑफ जीरो टिलेज करने के बाद ये तरीके होते हैं। द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज ड्यू टू लेस मिनरलाइजेशन। सरफेस रन ऑफ इज रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्च। क्योंकि मल्च पड़ा होता है तो सरफेस रन ऑफ भी नहीं होता, यानी कि जो बरसात का पानी बहता है वो भी कम हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें करी जाती हैं सॉड कल्चर में। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। In temperate countries, high cost of nitrogen has to be applied for mineralization of organic matter in zero till. अब क्योंकि मिनरलाइजेशन करना है हमको, तो मिनरलाइजेशन करने के लिए हमको नाइट्रोजन की ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सॉड कल्चर किया था जिसमें जुताई नहीं करी जाती है। बस बिल्कुल ऊपर की मिट्टी की एक परत को केवल सेट कर दिया जाता है और उसी पे लाके लगा दिया जाता है। जैसे सॉइल की टर्फिंग होती है। जैसे एक बार आपको मैं फिर से दिखाऊँ फिगर को, ये है, इसमें ये वाली जो आपको मिट्टी दिख रही है, क्या लग रहा है आपको बहुत अच्छे से जुताई करी गई है? नहीं, इसको बस केवल एक बार बराबर कर दिया गया है और इसी पर लाकर ये जो है ये इसको लाके ऐसे बिछा दिया जाएगा, जिसको घास बोलते हैं। ये टर्फिंग होती है। ये लाके ऐसे टाइल के जैसे, या ऐसे समझो कि जो रेड कारपेट होता है वैसे कारपेट जैसा बिछा दिया जाता है। अगर ज़्यादा जुताई करके अगर कारपेट इसको बिछाएंगे तो फिर अच्छे से होगा नहीं, ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा। लॉन बनाने के लिए इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है सॉड कल्चर, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो मिनरलाइजेशन हमारा घट जाएगा। अब मिनरलाइजेशन बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन का एप्लीकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ये चीज़ें केवल और केवल टेम्परेट कंट्रीज़ में होती हैं, जहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है। टेम्परेट रीजन में केवल ये होता है, इंडिया में बहुत कम होता है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पेरेनियल वीड अपीयर इन जीरो टिल प्लॉट्स। जीरो टिलेज अगर हम करेंगे तो वहाँ पर एक समय बाद लार्ज नंबर ऑफ में पेरेनियल सीड जो खरपतवार होते हैं, यानी कि बहुवर्षीय जो खरपतवार होते हैं, वो ढेर सारे उग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जुताई कम करोगे यार तो खरपतवार ज़्यादा उगेगा ही, और धीरे धीरे जो सॉइल होती है वो कॉम्पैक्ट होती जाती है। तो ये एक टेम्परेरी मेथड होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार हर क्रॉप लगाने के पहले हम केवल मिनिमम टिलेज या फिर जीरो टिलेज करें।
ये कभी कभी इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है और फायदेमंद भी है। हायर नंबर ऑफ वॉलंटियर प्लांट एंड बिल्ड अप ऑफ पेस्ट आर अदर प्रॉब्लम्स, यानी कि वॉलंटियर प्लांट बहुत ढेर सारे उग जाते हैं, बिना मतलब वाले प्लांट ऐसे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है वो प्लांट भी उग जाएंगे, और इसके साथ साथ ढेर सारे पेस्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि पुराने जो रेजिड्यू होते हैं वो अट्रैक्ट करते रहते हैं इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस को, तो इसमें डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट लगने का भी खतरा बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं स्टेबल मल्च की। स्टेबल मल्च क्या होता है? ये भी एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो स्टेबल क्या होता है, जैसे स्टेबल बर्निंग आपने नाम सुना होगा। स्टेबल बर्निंग मतलब पुआल की जो जला देते हैं। जैसे गेहूं हमने काट लिया, अब गेहूं का जो अवशेष बचा हुआ है उसको जला दिया, या धान को हमने काट लिया, अब धान के जो अवशेष खेत में बचे हैं उनको हम जला देते हैं। तो यही जो स्टेबल बर्निंग होता है वो स्टेबल बर्निंग ना करके स्टेबल को मल्च के रूप में यूज करें। मल्च का क्या मतलब होता है? मिट्टी को ढकना, किसी भी तरीके से मिट्टी को ढकने को क्या बोलते हैं? मल्चिंग बोलते हैं। स्टेबल मल्च टिलेज में क्या होता है कि क्रॉप का पुराना वाला रेजिड्यू पड़ा होगा, जैसे मान लो ये धान है, अब धान का ये रेजिड्यू, धान की पराली ऐसे पड़ी हुई है और बीच में बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर सरसों या फिर गेहूं की बुआई आराम से कर दी गई है, जिसको स्टेबल मल्च फार्मिंग भी बोलते हैं। एक तो मिनिमम टिलेज भी हो गया, एक ही बार ऐसे गया, और दूसरा जो हमारे पास स्टेबल था जिसको हम जलाते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है वो भी नहीं होगा। ये स्टेबल बाद में जब पानी पाएगा और फर्टिलाइजर नाइट्रोजन पाएगा तो धीरे धीरे ये सड़ जाएगा, तो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाएगा। मिट्टी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करेगा, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, और हमारी जो ये क्रॉप है उसको ग्रो करेगा। और जब ये मल्चिंग पड़ी रहती है तो मल्चिंग के नीचे से जो खरपतवार है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो स्टेबल मल्चिंग टिलेज इसी तरीके का होता है कि पूरे खेत में एक बार मल्चिंग बिछा दी जाती है और बीच में केवल एक पतली सी स्ट्रिप चला दिया जाता है, और उसी स्ट्रिप के बीच में सोइंग कर दी जाती है सीड की, और फिर सीड को ढक दिया जाता है, जिससे एक अच्छी सी क्रॉप ग्रो हो जाती है। यही सीधा सीधा फंडा होता है स्टेबल मल्च टिलेज या स्टेबल मल्च फार्मिंग का। आगे बात करते हैं, टू मेथड होता है। टू मेथड आर अडॉप्टेड फॉर सोइंग क्रॉप इन स्टेबल मल्च फार्मिंग। कौन कौन से दो मेथड है? सिमिलर टू जीरो टिलेज, ए वाइड स्वीप और ट्रेस बार आर यूज टू क्लियर ए स्ट्रिप एंड ए नैरो प्लांटर सो ओपन ए नैरो फेरो इनटू व्हिच सीड आर प्लेस्ड। कहने का मतलब ये है कि इसमें भी जब बुआई करते हैं तो एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप को खोला जाता है, पूरी मिट्टी में अच्छे से मल्च को बिछा दिया जाता है, उसके बाद एक पतला सा ऐसे स्ट्रिप को खोला जाता है और इसी स्ट्रिप में क्या कर दिया जाएगा? सीड की प्लांटिंग कर दी जाएगी और नीचे से फिर तुरंत सीड को पीछे से ढक दिया जाएगा। तो यही तरीका होता है इसमें। ए नैरो सीजल ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर वाइड इज वर्क थ्रू द सॉइल एट ए डेप्थ ऑफ 15 to 15। मतलब एक नैरो सीजल प्लाऊ होता है, इसमें जो टाइन्स लगी होती हैं वो 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगी होती हैं, और इनकी जो गहराई होती है वो 15 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक हो सकती है। लिविंग ऑल प्लांट रेजिड्यू ऑन सरफेस, मतलब जो पुरानी फसल का क्रॉप रेजिड्यू बचा है वो तो फील्ड में ऐसे ही पड़ा रहेगा, और बीच में 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 30 सेंटीमीटर की गहराई में हम सीड को आराम से लगा सकते हैं। इतनी गहराई में नहीं लगाएंगे, मतलब जुताई तो इतनी गहराई में वो कर देगा जिससे बाद में रूट पेनिट्रेशन आसानी से हो पाए, लेकिन जो सोइंग होती है वो डिजायरेबल डेप्थ में कर दी जाती है। द सीजल सेटर्स टिलरिंग पैन एंड द सरफेस क्रस्ट प्लांटिंग इज डन थ्रू रिड्यूस द स्पेशल प्लांटर। इसके उपयोग से हम कर सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज देखो, द रेजिडुअल लीफ ऑन द सरफेस इंटरफेयर द सीड बेड प्रिपरेशन एंड सोइंग ऑपरेशन। कई बार ऐसा होता है कि जो मल्च हमने बिछा रखा है, जब उसमें हम सोइंग कर रहे होते हैं तो सोइंग करते समय वो मल्च क्या होता है कि हमारा जो सीड ड्रिल है उसमें फंस जाता है, एक तरीके से बटर जाता है, उसमें फंस जाएगा तो एक तरीके से उसे उसको अपने साथ खींच ले जाएगा, तो एक जगह पर ढेर सारा लग जाएगा। इस तरीके से कई बार सीड बेड जब प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं, सोइंग कर रहे होते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम देता है। The traditional tillage and sowing implement or equipment are not suitable
ट्रेडिशनल हमारे पास जो होते हैं देसी हल जो होते हैं, या केरा मेथड, पोरा मेथड या डिबलिंग जो मेथड होते हैं, ये सभी मेथड इसमें सक्सेस नहीं है। इसके लिए हमको एक प्रॉपर सीड ड्रिल की ज़रूरत पड़ती है। जो मॉडर्न सीड ड्रिल होती है वही इस काम को कर सकती है, पुराने नहीं कर सकते। कंजर्वेशन टिलेज क्या होती है? थ्रो इट इज similar to that of stable mulch tillage. It is done to conserve soil and water by reducing their loss. ये भी एक तरीके का ऐसा ही टिलेज होता है जिसको हम स्टेबल मल्च टिलेज के तरीके से ही ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये इंडिया में बहुत कम होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका में ज़्यादातर यूज किया जाता है। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि कंजर्वेशन टिलेज है, बोले तो कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बचाव करना या फिर संरक्षण करना। तो इसमें ये संरक्षण किसका करेंगे? सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसका संरक्षण करेंगे, और इसके बाद जो स्टेबल मल्च है उसका संरक्षण करेंगे। ठीक, इट इज़ डन टू कंजर्व सॉइल एंड वाटर, सॉइल को बचाने के लिए कि सॉइल का इरोजन ना हो, चाहे बरसात की वजह से जो पानी बह जाता है या हवा की वजह से जो धूल उड़ती है वो ना हो पाए, और मिट्टी के अंदर प्रॉपर मात्रा में जो मॉइस्चर है वो बाहर ना निकल पाए। इसके लिए हम कंजर्वेशन टिलेज करते हैं। Modern tillage method are practiced in Western countries, especially in USA. In India, it is not suitable due to several reasons. In USA, straw and stubble are left over in the field. मतलब पुरानी फसल के अवशेष उसी फील्ड में पड़े रहेंगे। But in India, it is valuable fodder for the center and cattle and fuel. जो इंडिया है यहाँ पर गेहूँ का भूसा बना लेते हैं, और जो धान का जो पुआल होता है उसको भी काट के जानवरों को खिला देते हैं। तो इंडिया में ये ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है, लेकिन यूएसए में इतना ज़्यादा खेत है और उतने जानवर हैं नहीं, तो उसका कोई बायो प्रोडक्ट नहीं है कि हाँ उसको हम चारे के रूप में यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस तरीके से कंजर्वेशन टिलेज का यूज किया जाता है। आगे आते हैं क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री। क्रॉप डेंसिटी क्या होता है और क्रॉप जियोमेट्री क्या होता है, इसको समझते हैं। क्रॉप डेंसिटी रिफर्स टू द number of plant per unit area of land. It is crucial factor in agriculture as it significantly influence crop yield and quantity. क्रॉप डेंसिटी बोले तो फसल घनत्व क्या होता है? ये एक यूनिट ऑफ एरिया में कितने पौधे लग रहे हैं उसी को हम क्रॉप डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, एक यूनिट ऑफ एरिया में कितने प्लांट की संख्या है इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप डेंसिटी। अब क्रॉप जियोमेट्री क्या होती है? जब हम खेत में प्लांटिंग करते हैं या प्लांट की सोइंग करते हैं, जब हम पौधे को लगाते हैं, तो एक पौधे को ज़मीन पर कितना एरिया और किस आकार में मिल रहा है उसको हम बोलते हैं क्रॉप जियोमेट्री। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने पौधे को लगाया। ठीक, ये हमारा खेत है, हमने यहाँ ऐसे हमने यहाँ पर पौधे लगा दिए। कितने पौधे? 6 पौधे लगा दिए। अब इसकी क्रॉप जियोमेट्री कैसी होगी? अगर हम ऐसे लाइन खींच दें एक, तो हमको ऐसे दिखेगा कि इस प्लांट के लिए हमको इतना एरिया मिला, इस प्लांट के लिए इतना एरिया मिला, इस प्लांट के लिए इतना, इस प्लांट के लिए इतना, इस प्लांट के लिए इतना, इस प्लांट के लिए इतना। मतलब हर प्लांट के लिए हमको एक स्क्वायर एरिया मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर जियोमेट्री हो गई क्रॉप की। कहने का मतलब कि किसी भी क्रॉप को जब हम ग्रो करते हैं तो वो ज़मीन पर किस तरीके की एरिया को कवर करता है। एक स्क्वायर मेथड वाले एरिया को कवर कर रहा है, या रेक्टेंगुलर मेथड वाले एरिया को कवर कर रहा है, या ट्रायंगुलर है, या हेक्सागोनल मेथड के एरिया को कवर कर रहा है। ज़मीन पर वो किस तरीके की एरिया को कवर कर रहा है उसी को हम बोलते हैं क्रॉप जियोमेट्री। क्रॉप जियोमेट्री इज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ओवर द ग्राउंड or the shape of the area available to the individual plant in a crop field. It is also refers to the shape of the space available for individual plant. It influence crop yield through it influence the light interception, rooting pattern and moisture extraction pattern. जमीन पर एक पौधे को कितना एरिया किस तरीके से मिल रहा है उसी को हम बोलते हैं क्रॉप जियोमेट्री। क्रॉप जियोमेट्री को एक दूसरे टर्म से जानते हैं जिसको हम प्लांटिंग पैटर्न कहते हैं या फिर प्लांटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक, वाइडर शेप क्रॉप हैव एडवांटेज अंडर दिस जियोमेट्री। अगर थोड़ा ज़्यादा दूर पर हम पौधे को लगाएंगे तो इस क्रॉप जियोमेट्री में हमको फ़ायदा होगा। प्लांटिंग विच रिक्वायर नो रिस्ट्रिक्शन इन ऑल डायरेक्शन स्क्वायर जियोमेट्री। वो हर डायरेक्शन में अच्छे से ग्रो हो पाए
तो उस मेथड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो केवल दो तरफ ही पत्तियां निकालते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ज्योमेट्री का उपयोग करेंगे, यानी कि प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होगी वो कम रखेंगे और रो टू रो जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा रखेंगे। जैसे गन्ना होता है, गन्ने में जो पौधे निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि वो एक तरफ जो रो टू रो होता है वहाँ पर ज़्यादा निकलेंगे और प्लांट टू प्लांट कम निकलते हैं। जैसे अगर आप कभी ध्यान से देख पाओ, जैसे मान लो ये मैंने गन्ना बना दिया, अब गन्ने में एक पत्ती यहाँ निकलेगी, एक पत्ती यहाँ निकलेगी, या सॉरी एक पत्ती यहाँ, एक पत्ती यहाँ, फिर एक पत्ती यहाँ, 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 कोई पत्ती यहाँ पर नहीं निकलेगी। अगर आप गन्ने को जैसे बता रहा हूँ, आप अगर देख पाएंगे तो गन्ने में यहाँ पे पत्तियाँ नहीं निकलेंगी और इसके पीछे भी नहीं निकलेंगी, जिसको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि 2 डायमेंशन में है, तो पीछे पत्तियाँ इसमें नहीं निकलेगी। अगर आपको मैं, अब खैर कैमरे तो ऐसे है नहीं, अभी आगे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे आएगा, तो मैं जब प्रकट होकर पढ़ाऊँगा कैमरे के सामने तो आपको मैं फील करवा पाऊँगा। तो इसमें क्या होता है कि गन्ने में आप देखेंगे तो 2 ही तरफ पत्तियाँ लगी होती हैं, चारों तरफ से नहीं लगी होती हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि रो टू रो जो प्लांटिंग हम करेंगे वो रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम रहती है, क्योंकि पत्तियां 2 ही तरफ केवल निकलती हैं। ठीक, अगर हम इसको गन्ने को ऊपर से देखेंगे तो हमको ऐसे दिखेगा कि ये बीच में ये गन्ना है, ऐसे गोल सा, एक पत्ती इधर को निकली है, एक पत्ती इधर को निकली है, यहाँ पे यहाँ और यहाँ पत्तियाँ नहीं दिखेंगी, केवल 2 ही तरफ पत्तियाँ दिखेंगी, एक इधर एक इधर। तो जैसे मान लो ये पत्ती यहाँ तक गई, इसकी पत्ती यहाँ तक गई, दूसरा हम यहाँ लगा दिए, एक पत्ती यहाँ गई, एक पत्ती यहाँ गई। अब अगली पत्ती इसकी इस पौधे की यहाँ आएगी, तो आपका एक रो तो यहाँ बन गया, दूसरा रो यहाँ बन गया। अब एक पौधा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है। तो अगर आप ध्यान से देख पाओगे इतना एरिया बन रहा है, तो ये किस आकार में है, ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री इसकी बन रही है। स्क्वायर प्लांटिंग में इस तरीके से, जहाँ पर रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, तो उसको हम स्क्वायर प्लांटिंग कहते हैं। कई बार कंफ्यूजन होता है कि रो टू रो डिस्टेंस क्या होता है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होता है। तो इसको मैं बता दूं, जब हम प्लांटिंग करते हैं तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी संख्या मतलब जैसे 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, जैसे मान लो 10 गुणे 8 हो गया, 10 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, तो ये 10 क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। रो टू रो की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो छोटी संख्या होगी वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को बताएगी और जो बड़ी संख्या होगी वो रो टू रो डिस्टेंस को बताती है। रो टू रो डिस्टेंस बोले तो एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, और प्लांट टू प्लांट बोले तो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी। यही होता है रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। तो स्क्वायर जो सिस्टम होता है, स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है कि रो टू रो जो डिस्टेंस होता है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होता है वो दोनों सेम होता है। जैसे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी भी 1 सेंटीमीटर होगी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि इसमें जो रो टू रो डिस्टेंस है वो देखो 27 फीट आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें जो ये है आपको दिख रहा है ये कम दिखेगा। इसमें तो खैर गड़बड़ हो गया है, आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये रेक्टेंगुलर है। लाइन से लाइन की दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है और पौधे से पौधे की दूरी अगर मैंने कर दी 6 सेंटीमीटर, तो ये कैसे बनेगा, ये एक आयताकार बनेगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लांटिंग। इसमें रो टू रो डिस्टेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है। इट इज़ एन अरेंजमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द एंडलेस ग्रोथ हैबिट इन ऑर्डर टू स्विच ओवर फ्रॉम वेजिटेशन टू प्रोड्यूस प्रोडक्टिव फेज। दिस मेथड accommodate high density planting. It can facilitate intercropping also. ये इसमें इंटरक्रॉपिंग भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमने 10/6 में कोई पौधा लगा दिया, तो जो 10/6 में लगाएंगे तो 10/6 में यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर की दूरी है, मतलब इसको 10 सेंटीमीटर नहीं मान लो, इसको मीटर मान लो। तो अगर दूरी पौधे से पौधे की दूरी कम है और लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा है, तो लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा होने की वजह से जो लाइन के बीच में जगह बच रही है वहाँ पर कोई हम इंटरक्रॉपिंग आसानी से कर सकते हैं। फिर आगे आता है ट्रायंगुलर मेथड। इसमें इस तरीके के मेथड का उपयोग करते हैं कि 3 पौधे मिलाकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। इट मेथड एकोमोडेट प्लांट डेंसिटी। इसमें प्लांट डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद मिसलेनियस प्लांटिंग होती है, ये अलग तरीके की होती है और
ये क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, कौन सी क्रॉप में किस तरीके की प्लांटिंग करी जाए। इन द राइस एंड रागी ट्रांसप्लांटेशन इज डन अर्ली इन द रो और रैंडमली इसको प्लांट किया जाता है। स्किप ऑफ एवरी अल्टरनेट रो इज कॉल्ड स्किप रो प्लांटिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमने ऐसे ऐसे रो बना दिया, ठीक, बराबर दूरी का ऐसे रो बना दिया। इस रो पे तो हमने प्लांटिंग कर दी, इस रो को छोड़ दिया, इस रो पे फिर प्लांटिंग कर दी, इस रो को छोड़ दिया, इस रो पे फिर प्लांटिंग कर दी, इस रो को छोड़ दिया और इस रो पे प्लांटिंग कर दी। तो इसको क्या बोलेंगे, स्किप रो प्लांटिंग बोलते हैं, क्योंकि बीच बीच में एक एक रो को छोड़ दिया जा रहा है। इसमें फिर कोई दूसरी क्रॉप ग्रो कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको केवल इसे छोड़ देंगे, कोई दूसरी क्रॉप उस पर ग्रो कर ली जाएगी। व्हेन वन रो इज स्किप्ड द डेंसिटी इज एडजस्टेड बाय डिक्रीजिंग इंटर रो स्पेसिंग। बोले तो इंटर रो स्पेसिंग यानी कि रो के बीच में, यानी कि पौधे से पौधे के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कम कर देंगे। जैसे फिर से एक बार मैं बनाऊँ, ये सब मैंने बना दिया, यहाँ पर पौधे लगा दिए और यहाँ पर पौधे लगा दिए, एक यहाँ बनाया और यहाँ पर पौधे लगा दिए। अब क्योंकि हमने ये और ये लाइन छोड़ रखी है तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर 2 पौधे लगने थे इस रो में तो हम 3 पौधे लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगने थे तो 3 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगने थे तो 3 लगाएंगे। कहने का मतलब कि रो के अंदर जो हम क्रॉपिंग करेंगे, बोले तो प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है उसको हम कम कर देंगे और एक रो को छोड़ देंगे। इस तरीके से इसकी प्रो प्लांटिंग करी जाती है। When the inter-row spacing is reduced between 2 rows and spacing between 2 such pair are increased, it is known as paired row planting. It is generally done to introduce an intercrop. इंटरक्रॉप लगाते हैं, फिर इसमें जैसे मैंने बताया कि इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई दूसरी क्रॉप लगा देंगे, तो इसी को बोलते हैं मिसलिनियस प्लांटिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप 8 कोर्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो 500 रुपये पे करके आप 8 कोर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल में सिलेबस कवर कराऊंगा, डिस्क्रिप्टिव आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा और जब आपका फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे आप उसको आसानी से क्रैक कर पाएंगे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।